अब आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड में, वो है आपका ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करिए जरा, ओम्स लॉ क्या कह रहा है। ओम्स लॉ पहले तो होता किस लिए है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, जब से आज क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैं यही बता रहा हूं आपको कि करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में। ये करंट फ्लो होता कैसे है, अब आपके सामने में एक सिचुएशन रखूंगा। सबसे पहले आप देखिए, आपने क्या किया, आपने एक बकेट में गर्म पानी लिया। इसमें क्या किया आपने बेटा, गर्म पानी लिया। इसमें आपने गर्म पानी लिया। अब आपने इसमें कुछ सब्सटेंस डाल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये इस गर्म पानी में आपने एक सब्सटेंस डाल दिया, तो अब क्या होगा, देखो इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है। और वाटर का टेम्परेचर क्या है, वाटर का टेम्परेचर क्या है भाई, हाई है। वाटर का टेम्परेचर हाई है। समझना भाई, आराम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही थी। हीट कैसे हो रही थी कि जब आपने इस गर्म पानी के अंदर ठंडे से सब्सटेंस को डाला, कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा था तो वहां से हीट ट्रांसफर होने लगी, किसमें, ठंडे वाले में। और थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो रुक गया। इसका मतलब हीट को ट्रांसफर करने के लिए दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए था, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए था। ठंडे बॉडी का टेम्परेचर कम, गर्म बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, तो ज्यादा से कम के लिए हीट ट्रांसफर होने लगी। अब अगर आप समझने की कोशिश करें जरा यहां पर, तो इसी तरीके से जब आपको किसी वायर में करंट फ्लो कराना है, तो किसी भी वायर में जब आपको करंट फ्लो कराना है मेरे बच्चों, तो समझो जरा, जैसे आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ये आपके पास एक कंडक्टर है, यहां का पोटेंशियल जैसे मैंने बोला कितना है, 50 वोल्ट, और यहां का भी 50 वोल्ट है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ पाएगा, कोई भी करंट नहीं बन पाएगी। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, यहां का मैंने 50 वोल्ट लिया और यहां का मैंने 30 वोल्ट लिया, तो इसमें डिफरेंस कितना बना, 20 वोल्ट का बना भाई, बना ना 20 वोल्ट का। तो इसमें अब करंट फ्लो होगा, इसमें अब करंट फ्लो होगा। जो भी करंट फ्लो होगा, एक और सिचुएशन रखता हूं, 50 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल मैंने 20 वोल्ट कर दिया। एक और सिचुएशन रखता हूं, यहां का 50 वोल्ट है और यहां का मैंने रख दिया आपके सामने 10 वोल्ट। तो देखिए यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर भी ये डिफरेंस कितना आ गया, पहले वाले में जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 वोल्ट का आ रहा है। यहां 50, यहां 30, तो यहां 20 का आ गया। यहां पर देखें 50, यहां पर 20, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, यहां पर डिफरेंस जो है वो 30 वोल्ट का आ गया। यहां पर डिफरेंस देखिए 50 और ये 10, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, 40 वोल्ट का आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पहले केस में यहां पर जब डिफरेंस 0 था तो यहां करंट 0 है, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा आपका करंट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वी को मैं डिफरेंस में ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है कि अगर मैं फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दूं, फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उस टाइम पर आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर, एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी हैं वो फिक्स होने चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या किया इसमें कि जो करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ का यही स्टेटमेंट है आपका, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहां जो कांस्टेंट आया है आर, आर की वैल्यू हो गई V अपॉन आई। इस R को मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा कंडक्टर का, और इस रेजिस्टेंस को मैं पूरी तरीके से अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप चीजों को समझिए जरा।
तो R जो है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको हम अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते। फॉर्मूला देखिए ओम्स लॉ का कितना हो गया, V इक्वल टू आर आई। तो जब भी आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास V इक्वल टू आर आई होना चाहिए। डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहां पर। यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VB है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बना, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा करंट। ठीक है ना। अब देखिए, जब आप ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, नंबर कट जाएंगे, आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ही तभी वैलिड होगा when all the physical parameters like temperature, pressure and other factor are kept constant. So finally statement क्या होगा, current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference across both end of the conductor. दोनों एंड में जितना ज्यादा डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा आपका करंट होगा। ठीक है, when all other physical parameters are constant. तो इस तरीके से हमने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई हो गया। R को मैं अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जिसको मैं बहुत सही तरीके से इसको लूंगा, मैं आपके सामने बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूं रेजिस्टेंस को। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे रेजिस्टेंस को मेरे बच्चों। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि V और I में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ग्राफ जो है जनरली आता है, ग्राफ के क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, तो समझिए जरा। जैसे मैंने y एक्सिस पर क्या लिया, पोटेंशियल, और x एक्सिस पर मैंने करंट लिया, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। ठीक है ना। तो v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से बनेगा कुछ। और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है उसका ग्राफ और वेरिएबल की पावर 1 होती है। आप लोगों ने इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी होगी ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ना, जैसे यहां पर x है और यहां पर y है, तो x और y की पावर 1 होती है। इनका जब आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब भी आप ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे, जैसे v इक्वल टू आर आई होता है, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए था। तो ओम्स लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, तो एक्सप्लेनेशन में ये जो ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे बच्चों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ग्राफ को सही से समझ लीजिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आर आई, ये फॉर्मूला बन गया। आप देखो V की पावर 1 है और I की पावर भी 1 है। यहां वेरिएबल एक V है जो Y एक्सिस पर है और एक वेरिएबल I है जो X एक्सिस पर है। तो इन दोनों की पावर कितनी है, पावर तो 1 है ना। तो ये कैसा लीनियर बना, और लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए, जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। अब आप लीनियर का मतलब भी समझ लीजिए जरा। लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वोल्टेज लिया और करंट लिया, वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है। वोल्टेज आपने 10 कर दिया, कोई भी एक रीडिंग ले ली मैंने, करंट मैंने 2 एम्पियर किया। जब मैं वोल्टेज में 10 का इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट में 2 का इंक्रीज हुआ। फिर मैंने वोल्टेज में 10 का इंक्रीज किया तो फिर करंट में 2 का इंक्रीज हुआ। फिर मैंने वोल्टेज में 10 का, करंट में 2 का, फिर मैंने वोल्टेज में 10 का, करंट में 2 का, फिर वोल्टेज में 10 का, करंट में 2 का। यार ये हो क्या रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के साथ साथ ये लीनियर वेरिएशन है। लीनियर का मतलब जब इक्वल चेंज इन वोल्टेज हो रहा है तो करंट में भी इक्वल चेंज मिल रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इरेगुलर इंक्रीज हो रहा है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो गया कभी कम इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, जब भी आप वोल्टेज को 10 वोल्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट में कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 2 एम्पियर का। तो इक्वल चेंज इन वोल्टेज में जब इक्वल चेंज इन करंट मिलता है तो इस तरीके का जो वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। ठीक है ना। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखना जरा, मैंने y एक्सिस पर क्या लिया, मैंने वोल्टेज को, और x एक्सिस पर क्या लिया, मैंने करंट को। तो 0 0 पर यहां आ गया ये। जब करंट 2 हो गया तो ये कितना आ गया, 10। इसी तरीके से 4 के लिए 20। तो जब मैं सभी को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है। और कहीं पर भी जब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जैसे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखिए जरा, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहां से, ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बहुत आता है एग्जाम में। अब अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई होता है। अब देखिए जरा यहां से, ये इस तरीके से अगर मैं ये वाला V ले रहा हूं, ये वाला V, ये कितना है, 10 से 20 के बीच में 10 हो गया, और करंट इसके बीच में कितना है, 2।
भाई 2 से 4 गए तो करंट 2 है ना, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/2, दैट इज 5 ओम। ओम मैं बताता हूं क्या होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेटर आपको समझ में आएगा, कहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए जरा, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जल्दी से। क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज शोन इन द फिगर। भैया आपको करंट और V दे रखा है, क्या बोला गया, प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, V और I के बीच में। उसके साथ साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा करते हैं, जल्दी से ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। भाई बहुत सिंपल है, ग्राफ को इतना बड़ा इश्यू नहीं बनेगा, चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो। देखिए समझिए जरा, जब करंट आपका 0.5 है तो वोल्टेज कितना है आपका 0.85। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर V ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर करंट ले लेते हैं। तो एक रीडिंग हमने कितनी ली 0.85, ये 0.85 हो गया वोल्टेज। फिर इसी तरीके से हमने कितना लिया 1.70, फिर इसी तरीके से 3.5, फिर इसी तरीके से कितना लेते हैं 5, और फिर इसी तरीके से 6.8। अब चलिए करंट की रीडिंग लीजिए। करंट की रीडिंग कितनी है 0.05 एम्पियर में है, 0.10, ठीक है, 0.20 और 0.30। इस तरीके से आप सभी रीडिंग को ले सकते हैं। आइए करते हैं जरा। आप देखो, जब 0.05 करंट है तो वोल्टेज कितना है 0.85। मतलब पहले हम ऐसे गए और फिर ऐसे गए, तो एक ये बन गया एक कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा। भाई यहां पर गए करंट में और फिर वोल्टेज में गए। अब देखिए नेक्स्ट रीडिंग क्या है, करंट में 0.10 और वोल्टेज में इतना। पहले एक्स में चलते हैं और फिर वाई में जाते हैं। तो देखिए एक्स में गए 0.10, अब करंट में कितना जाना है, ये आ गए, ये आ गया वोल्टेज आपका। इसी तरीके से 0.20 यहां आ जाएगा ये। तो जब आप इन सभी को ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इस हिसाब से आप लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, वो कह रहा है रेजिस्टेंस और बता दो। बहुत सिंपल है यार, चलो कर देते हैं। यहां से अभी तो बताया था रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू कितनी है 0.85 और 1.70। इसमें कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 0.85 का। अरे भाई 1.70 और 0.85 में कितने का डिफरेंस आएगा, 0.85 का ही आएगा। अच्छा करंट में कितने का डिफरेंस है, करंट में आपके पास डिफरेंस है 0.05 का। भाई यहां से लेकर यहां तक करंट कितनी है 0.05 है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू 0.85 अपॉन 0.05। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा 17 ओम आ जाएगा। आप कहीं पर भी कोई सी भी रीडिंग ले सकते हैं। देखिए जरा मैं बताता हूं आपको कैसे देखना होता है। आप देखो इसमें वेरिएशन देखिए, करंट में कितना आ रहा है, कितना वेरिएशन है। ये जब आप 0.10 से 0.20 में गए तो कितना वेरिएशन आया 0.10 का, 0.10 का वेरिएशन आया करंट में। अच्छा वोल्टेज में आइए जरा, 1.70 से 3.5 गए तो वोल्टेज में कितने का वेरिएशन आया, वोल्टेज में वेरिएशन आया 1.70 का। तो अब आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I। तो V कितना था 1.70 और करंट में कितना है 0.10, हटाओ पॉइंट 17 आ गया। कैसे भी कर सकते हो आप, चाहे आप यहां से डाटा उठा लो, कहीं से भी आप इन दोनों में डिफरेंस देख लो, इन दोनों में डिफरेंस V अपॉन I कर लो। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। तो जब भी ग्राफ की रीडिंग दी हुई हो तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो मेरे बच्चों, तो उस केस में क्या करेंगे आप, दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस देखिए, दो करंट के बीच का डिफरेंस देखिए, V बाई I कर दीजिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप लोग जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप लोग देखेंगे किस हिसाब से आंसर आ रहा है। आसानी से कर सकते हैं इसको भी आप लोग। ठीक इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपकी हेल्प करना चाहूं तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको रेजिस्टेंस बताना है, एक तो ग्राफ प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस बताना है, तो चलो ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लेना, रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं। जरा थोड़ा सा देखो जरा क्या है। आप यहां पर अगर देखें तो देखो 0.5 और 1.0, तो करंट में वेरिएशन कितना है 0.5 का। अरे भाई यहां से यहां जाएंगे तो 0.5 ही तो चेंज होगा ना, वोल्टेज में आ जाओ।
वोल्टेज में आओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1.6 है, यहाँ 3.4 है, तो वोल्टेज में वेरिएशन कितना आएगा मेरे बच्चों, वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है 3.4 माइनस 1.6, तो कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। तो करंट आपका 0.5, वोल्टेज आपका ये आ गया। तो इस केस में अगर मैं देखूं जरा कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V अपॉन आई। V कितना है मेरे बच्चों 1.8 और I कितना है 0.5। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3.6 ओम। कहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही डाटा आएगा इसमें। जैसे अगर आप यहां देख लो जरा, यहां पर कितना है करंट 3 है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है आपका 4 है। तो आप अगर यहां पर चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से 3 और 4। तो आप यहां पर करंट में कितना चेंज देख रहे हैं, करंट में चेंज देख रहे हैं I इक्वल टू 1 का, और वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है 10.2 से 13.2 हो रहा है। तो 13.2 हो रहा है, तो इस केस में कितना आ गया, वोल्टेज में चेंज कितना आ रहा है भाई 13.2 माइनस 10.2 दैट इज 3 आ रहा है। तो अब क्यू आर आर यहां पर कितना आ जाएगा V अपॉन आई, इसका मतलब कितना हो गया 3 अपॉन 1, तो ये 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसमें आपको ये समझना था कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो हर जगह, देखो जैसे यहां आया 3.6 और यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बदल रहा है। ये आपको इसमें ध्यान देना था कि रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, ये बदल रहा है। आइए जरा इस तरीके से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये मिली अमीटर है मेरे बच्चों, समझना सही से जरा, ये मिली अमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। आपको क्या करना है, यहां से रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो मिली अमीटर का मतलब करंट की रीडिंग मिली में होगी। अब जो यहां पर अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक आ रहा है 200 से 2 पहले, तो ये 180 तक आ रहा है। तो ये जो मिली अमीटर है मेरे बच्चों, किसको बताएगा, ये करंट को बताएगा। तो आई कितना है हमारा, यहां पर आई है हमारा रीडिंग में 180 मिली एम्पियर, 180 मिली एम्पियर। तो एम्पियर में थोड़ी यूज करेंगे, मिली को मैंने आपको पहले ही बताया था 180 इंटू 10 टू दी पावर -3 कर देंगे, एम्पियर में चला गया। ठीक है। अब देखो वोल्ट, देखो जरा वोल्ट कितना है, ये 0 से 9 पर जा रहा है ये एरो, तो कितना हो जाएगा ये, वोल्टेज कितना है, वोल्ट मीटर वोल्टेज की रीडिंग कितनी बता रहा है, ये बता रहा है आपका 0.9 वोल्ट। ठीक है, 0.9 वोल्ट बता रहा है। अब हमें क्या बताना है, इसमें रेजिस्टेंस बताना है। तो बहुत सिंपल हो गया यार, रेजिस्टेंस बताना तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है 0.9 और I कितना है 180 इंटू 10 टू दी पावर -3। समझो जरा सही से। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाओ 0 इंक्रीज करो, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 9 2 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 अपॉन 200 और ये हो जाएगा 1000 अपॉन 200 दैट इज 5 ओम। तो जो 5 ओम वाला आंसर है आपका ये सही हो जाता। ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, एग्जाम में भी आया गया है। आपके पास मिली एम्पियर है और आपके पास वोल्ट मीटर है, दोनों की रीडिंग दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको बताना है। इनडायरेक्टली उन्होंने V और I दे रखा था, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से। इसी तरीके से अगर हम एक और प्रॉब्लम देखें, देखो इसमें क्या बोला गया है, ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 20 ओम। भाई रेजिस्टेंस को आपको हमेशा ओम में मेजर करना है और करंट जो है आपको वो I इक्वल टू 2 एम्पियर दे रखा है। आपको बताना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल हो गया, V इक्वल टू कितना होता है मेरे बच्चों, V इक्वल टू होता है R इंटू आई। R दे रखा है ओम में 20 और I दे रखा है 2, कितना हो गया 40 वोल्ट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है, V इक्वल टू R I पर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर विल बी। आप इसको ट्राई करिए, आंसर को मैच करिए, आंसर आ जाएगा प्रॉपर। V इक्वल टू R I लगाइए आप। ठीक है, ये सभी प्रैक्टिस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। सेम इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम, अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5। आपको V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। V इक्वल टू RI फॉर्मूला लगाइए। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें, देखिए when a 4 ohm resistor is connected across a terminal of 12 volt battery, the number of coulomb passing through the resistance per second
इट मीन्स आपको क्या बताना है, कितना चार्ज पर सेकंड पास होगा। तो आइए जरा इसको देखते हैं। पहले आपको गिवन क्या क्या है, आपको जो डाटा गिवन है मेरे बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो जो गिवन है इसमें देखो गिवन क्या है, इसमें आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि चार्ज कितना पास हो रहा है और टाइम कितना है पर सेकंड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये करंट और ओम्स लॉ को मिलाकर पूछा गया। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों, देखो जरा इधर, अगर मैं इसमें समझने की कोशिश करूं तो V इक्वल टू आर आई, अगर आप इसमें V इक्वल टू आर आई लगाएंगे और I की जगह फिर कितना पुट कर देंगे R, और I की जगह कितना कर देंगे Q अपॉन T, तो आप यहां से किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, चार्ज के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे बच्चों। जैसे आपको यहां पर V दे रखा है और आपको इसी तरीके से R भी दे रखा है, T भी दे रखा है, Q कैलकुलेट करना है। V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 4 ओम, Q हमें कैलकुलेट करना है T 1 सेकेंड, तो 4 3 12, Q इक्वल टू 3 कूलम आ जाएगा। 1 सेकंड में इतना चार्ज पास होगा। तो प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे बच्चों, फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। चलिए इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ओम्स लॉ में V और I के बीच में, तो मैंने आपको बताया था जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर होता है। तो इसमें पूछा गया ग्राफ की शेप क्या होगी, तो बहुत सिंपल आप लोग आंसर कर सकते थे, इसमें स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरीके से अगर हम एक और प्रॉब्लम देखें, देखिए इसमें क्या बोला गया है, a potential difference of 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere flow through a wire. What potential difference is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire? एक वायर है भाई आपके पास, उस वायर में अगर मैं देखूं तो V1 कितना दे रखा है, V1 दे रखा है पहले 10 वोल्ट दे रखा है। तो इस टाइम करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है 0.02 एम्पियर। अब वो ये कह रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं मैं, V2 कितना कर दूं मैं कि करंट कितना हो जाए, करंट हो जाए 250 मिली एम्पियर। ध्यान दो इधर, मिली एम्पियर बोल रहा है मेरे बच्चों, मिली, तो इसको क्या कर लीजिए एम्पियर में कर लीजिए। 250 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका I2 हो गया। अब V1 I1 है, V2 I2 है, आपको V2 कैलकुलेट करना है। वायर सेम है तो भाई रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना, अगर वायर सेम है तो आपका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो आइए कर देते हैं इसको सॉल्व। देखिए जरा इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, V1 इक्वल टू I1 R, V2 इक्वल टू I2 इंटू R, रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि वायर सेम है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरे बच्चों। 2 डिवाइडेड विद 1 कर दो, कितना हो जाएगा V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 इक्वल टू I2 अपॉन I1। V2 मेरे को कैलकुलेट करना है, V1 कितना है, V1 आपको दे रखा है 10 वोल्ट, I2 250 इंटू 10 टू दी पावर -3, और I1 कितना है मेरे बच्चों, I1 है 0.02। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा कितना, V2 अपॉन 10 इक्वल टू 250 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 2। और देखो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाइए, 2 0 यहां पहुंचेगा, ये हो जाएगा इंटू 100। आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव में 3 0, 1 2 3 और ये नेगेटिव में 3, सारा खेल खत्म। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा V2 इक्वल टू 250/2, दैट इज 125 वोल्ट आ गया मेरे बच्चों। आप कैलकुलेशन तो अपने आप भी कर सकते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट था आपको वो कॉन्सेप्ट समझना था मेरे बच्चों कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू I2 अपॉन I1 अप्लाई करना आना चाहिए। तो आंसर आपका 125 वोल्ट जो है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखिए जरा, ये एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, स्टेट द लॉ विच हेल्प अस इन सॉल्विंग द अबव स्टेटेड इक्वेशंस या क्वेश्चन जो भी है। आइए समझते हैं जरा इस प्रॉब्लम को मेरे बच्चों।
देखो आपको इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक कंडक्टर दे रखा है। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये हुआ कि मैं इसके साथ इसका पोटेंशियल चेंज करूंगा, इसका करंट चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला भैया इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए पहली सिचुएशन में क्या है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस का कितना कर दिया, 1/4। पहले हम ये तो देख लें कि केस 1 में कितना पोटेंशियल था। हमने क्या किया, केस 1 लिया हमने। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चों V1 इक्वल टू V अप्लाई किया, तो जो करंट है वो I1 इक्वल टू I, और जो रेजिस्टेंस है ये R1 इक्वल टू R। इस कंडक्टर का हमने सारा डाटा ले लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया मेरे बच्चों, और करंट I था, रेजिस्टेंस R था। तो यहां से अगर मैं देखूं तो V इक्वल टू कितना, V1 इक्वल टू I1 R1, दैट इज कितना हो जाएगा बताइए, V इक्वल टू IR। अब हमने क्या किया भाई, केस 2 में हमने क्या किया, सेम कंडक्टर है भाई, सेम कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सेम कंडक्टर है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V2 को 1/4 ऑफ V1 कर दिया, देखो कह रहा है पोटेंशियल डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो करंट में कितना चेंज होगा, और R2 कितना है भाई, रेजिस्टेंस तो वही है। चिल्ला चिल्ला कर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो मेरे बच्चों चलो करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू ओम्स लॉ लगा दीजिए, I2R2। चलिए V2 की वैल्यू कितनी है भाई, V2 की वैल्यू है V1/4, I2 निकालना है, और R2 कितना है, R2 तो R ही रहेगा भाई, रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ। तो देखो समझो यहां पर I2 कितना आ गया, I2 हो गया मेरे बच्चों 1/4 V1 अपॉन R1, और V1 अपॉन R1 क्या है, पहले की करंट। यहां से अगर हम I1 निकालेंगे तो I1 कितना था, V1 अपॉन R, तो ये हो जाएगा मेरा I2 इक्वल टू 1/4 I1। मतलब ये हुआ भाई करंट भी मेरा 1/4 हो जाएगा। बहुत सिंपल। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ भी तो यही कहता है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जिस रेशियो में आपने भाई पोटेंशियल डिक्रीज किया उसी रेशियो में करंट भी डिक्रीज हो गया, तो करंट भी 1/4 हो जाएगा। अगर आप पोटेंशियल 1/4 करेंगे, करंट भी आपका 1/4। बहुत सिंपल। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये फिर से ओम्स लॉ से है। क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट द रिलेशन फॉर रिलेटिंग द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर विद द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। भैया ओम्स लॉ की बात कर रहा है यार, वो V और I में क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप, आपको इसका ग्राफ भी बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल रहा भाई, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा V इक्वल टू IR, और अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ग्राफ तो ऑलरेडी हम ड्रॉ करके आ चुके हैं और आपको सही से आता भी है, बहुत जल्दी से बना देंगे हम, ये हो जाएगा। हम देखते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.35 व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1.4। यार कितनी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। भाई आपको क्या V दे रखा है, I दे रखा है, यार R बताना है भाई, इससे सिंपल कोई प्रॉब्लम बनेगी? देखना जरा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन I। V कितना है भाई 1.4 और I कितना है 0.35। सॉल्व कर सकते हैं, चलो मैं कर देता हूं, पॉइंट हटाओ 20। भाई मेरा तो सॉल्व करने का यही तरीका है, अब आपका क्या है आप अपने हिसाब से कर लेना। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 140 अपॉन 35, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम। कितना आ गया ये 4 ओम। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, V इक्वल टू IR। ये सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आए हुए हैं तो आप लोगों को सही से समझ में आने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट पैकेज चल रहा है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का,
इसे देखने के बाद आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सभी क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग, और थ्योरी तो साथ के साथ चल ही रही है। तो एक लेक्चर आपके 10th के इलेक्ट्रिसिटी का काम तमाम कर देगा। ठीक है ना। आइए जरा